बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, वुमेन डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने पीछे मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला, मोनोपली, इजारादारी, ये 2 मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इनका कंपैरिजन भी हमने कर लिया है। जैसा कि उन टॉपिक्स के दरमियान में भी बताया था कि रियल लाइफ में बिल्कुल प्योर फॉर्म में ना तो परफेक्ट कंपटीशन हमें देखने में मिलता है और ना ही मोनोपली हमें नज़र आती है एग्जैक्ट प्योर फॉर्म में। तो मोनोपलिस्टिक कंपटीशन जो कि कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपली का, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। इकोनॉमिस्ट हैं चैम्बरलिन, उन्होंने मोनोपलिस्टिक कंपटीशन का मॉडल प्रेजेंट किया और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ज़रादाराना मुकाबला जो है ये मंडी की एक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे इजारादार आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। उनका प्रोडक्ट ना तो एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है और ना ही बहुत यूनिक होता है, बल्कि उनका प्रोडक्ट एक दूसरे से स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसकी बुनियाद पर इनका कंपटीशन होता है आपस में। इजारादाराना मुकाबले की खसूसियात डिस्कस करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है वो है कि मुकम्मल मुकाबले की तरह इसमें फ़रोख्तकारों की तादाद कसीर होती है, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं इसमें। दूसरी खसूसियत है शय में इम्तियाज़, कि जैसे हम कहते हैं मुकम्मल मुकाबले में बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट था, इजारादारी में बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट था कि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो शय है, उसमें इम्तियाज़ होता है, फ़र्क होता है। हर फॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी फॉर्म से डिफरेंट हो सकता है। वो रियल टर्म में भी डिफरेंट हो सकता है और वो आर्टिफिशियल टर्म में भी डिफरेंट हो सकता है। रियल टर्म का मतलब है कि उसका मटेरियल, उसकी मेकिंग, हर चीज़ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और आर्टिफिशियल का मतलब है कि सिर्फ उसकी पैकिंग है या उसका कलर है या उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे। या यूँ कह लें कि सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तीसरी जो खसूसियत है वो है नेमुल बदल अशिया, कि इजारादाराना मुकाबले में हर फर्म का जो प्रोडक्ट है उसका करीबी नेमुल बदल मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। कंज्यूमर जो हैं वो अगर एक प्रोडक्ट महंगा लगता है या अवेलेबल नहीं है तो वो उसका सब्सिट्यूट आसानी से मार्केट से हासिल कर सकते हैं। चौथी जो खसूसियत है वो है हरीफ फर्मों की पॉलिसियाँ, कि इजारादाराना मुकाबले में हर फर्म के लिए अपने हरीफ फर्म की जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि वो उसकी अपने हरीफ की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए, उसको देखते हुए डिसीजन लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हरीफ फर्म है, जो कंपेटिटर फर्म्स हैं, वो मार्केट का ज़्यादा शेयर ना ले जाएं, वो इतनी अच्छी पॉलिसी ना बना लें, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा उसमें इनोवेशंस ना कर लें, तो वो लाजमन उसके साथ इन टच रहते हैं, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करते रहते हैं। पांचवी खसूसियत इसकी है प्रोडक्ट ग्रुप, कि जो जैसे कि मुकम्मल मुकाबले में एक इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट था कि एक सनत है और उसमें बहुत सारी फर्म्स हैं, या हम इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी फर्म्स। तो चैम्बरलिन का ये कहना है कि यहाँ पर सनत कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर नहीं है, मिलते जुलते प्रोडक्ट है। तो कहते हैं प्रोडक्ट ग्रुप का लफ्ज़ या प्रोडक्ट ग्रुप की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, कि एक ही ज़रूरत की जो चीज़ है साबुन बनाने वाली सारी, उसको हम इंडस्ट्री नहीं करेंगे, हम उसको प्रोडक्ट ग्रुप कह देंगे कि वो एक ग्रुप है पूरा। फिर है तलब का इन्हसार, कि चैम्बरलिन का ये कहना है कि नॉर्मली जब हम तलब की बात करते हैं तो उसकी डिपेंडेंस होती है प्राइस पे। कानून तलब आपको स्टूडेंट्स याद होगा, कानून तलब या लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है तो उसकी डिमांड लो हो जाती है, प्राइस लो होती है तो डिमांड हाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि चैम्बरलिन ने ज़्यादा रियलिटी बेस्ड बात की है। वो कहते हैं कि सिर्फ प्राइस नहीं उसकी डिमांड को डिटरमिन कर ली, बल्कि वो जो चीज़ है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसको बेचने वाला जो दुकानदार है उसका क्या स्टाइल है बात करने का, सेल्समैन कितने कोऑपरेटिव हैं, वो कस्टमर को कितना साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करते हैं, प्रोडक्ट की कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये तमाम चीज़ें मिल के डिटरमिन करती हैं डिमांड को। अच्छा, उसके बाद है कि लचकदार ख़त तलब है, चूँकि हम कहते हैं कि इम्तियाज़ी कीमत है, अशिया की अवेलेबिलिटी है, उनका सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तो ख़त तलब ज़्यादा लचकदार होगा, क्योंकि जैसे ही इस प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी तो कंज्यूमर फ़ौरन इसको छोड़ के इसका सब्सिट्यूट तलाश करेंगे, ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल है मार्केट में। इसी तरह से जैसे ही इस प्रोडक्ट की, एक फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस लो होती है तो वो अगर पहले दूसरे प्रोडक्ट ख़रीद रहे थे वो उसको छोड़ के सारे कंज्यूमर्स इसकी तरफ आ जाएंगे, तो इसलिए इसका ख़त तलब लचकदार होता है। और ये लचकदार होना हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम में आपने दिखाना है कि जो एवरेज रेवेन्यू, जो ख़त तलब है, डिमांड कर्व भी कहते हैं उसको, हम प्राइस लाइन भी कहते हैं,
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों जो कर्व होंगे वो ज़्यादा इलास्टिक होंगे, थोड़े फ्लैटर कर्व होंगे। पहले वाली में मोनोपोली में हमने बनाए थे तो स्टीपर कर्व्स थे हमारे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं मफरूज़ात इसके। मफरूज़ात आपने सिर्फ पॉइंट्स में लिख दें, आप डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स आप लिखेंगे। नंबर 1 है कि जो भी प्रोडक्ट ग्रुप है, हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्ट ग्रुप जो है वहाँ पे बेशुमार फ़रोख्तकार हैं, बेशुमार ख़रीदार हैं। फर्मों का दाखिला और अखराज कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी फर्म प्रोडक्ट तैयार करने के लिए स्टार्ट कर सकती है अपना बिज़नेस। सिमिलर प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होगा, डेफिनेटली इम्तियाज़ शैग में इम्तियाज़ होगा, और कोई भी फर्म अपना कारोबार छोड़ के जा सकती है। हर फर्म का टारगेट, तीसरा जो मफरूज़ है कि वो मकसद हर फर्म का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। चौथा पॉइंट यहाँ पर हमने जो फ़र्ज़ किया हुआ मफरूज़ा वो ये है कि आमलीन पैदाइश की कीमतें और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, मुअय्यन है, गिवन है, वो चेंज उसमें चेंज नहीं आ रहा ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जब हम बात करेंगे। हर फर्म को ये पता है कि ख़त तलब क्या है, कैसा है, और मसारिफ़ पैदाइश, यानी उसको अपने प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में भी पता है और उसको अपनी कॉस्ट के बारे में भी पता है, ताकि वो डिसीजन ले सके कि कैसे उसने आगे चलना है। चैम्बरलिन ये फ़र्ज़ करता है कि इम्तियाज़ जो डिफ्रेंसिएशन है उसकी जो रीज़न है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि लोगों की पसंद नापसंद है। कि यहाँ फ़र्ज़ ये कर लिया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तमाम फर्म्स के एक जैसे हैं, लोग अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करें या कम डिमांड कर रहे हैं, वो उस पर उसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन है। हमने जब भी टॉपिक स्टार्ट करना है, चाहे वो ज़ारादारी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके एजम्पशंस या उसके फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और उसके बाद फर्म का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो सेम यही पैटर्न हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इजारादाराना मुकाबला के तहत फ़र्म का कलील अरसे में तवाज़ुन में जब भी तवाज़ुन की बात करेंगे फ़र्म की, तो आपने सबसे पहले तो बताना है तवाज़ुन की शराइत। सिमिलर वही शराइत हैं कि पहली शर्त है MC और MR बराबर हों, और दूसरी शर्त क्या है कि MC का ख़त ऊपर चढ़ते हुए MR के ख़त को कता करेगा। तवाज़ुन की मुमकिन सूरतें, जैसे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पीछे हमने परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी, मोनोपोली में हमने लॉन्ग रन में सिचुएशंस पढ़ी थी, तो यहाँ पर वो शॉर्ट रन में फर्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें बता रहे हैं। आप इन डायग्राम्स में ऑब्जर्व करेंगे कि देखें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के कर्व फ्लैटर हैं, स्टीपर नहीं है, थोड़े फैले हुए हैं, वाई एक्स एक्सिस की तरह से उसकी तरफ को एक्सटेंडेड कर्व्स हैं, ये ज़्यादा लचकदार होने को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये पहली डायग्राम जो है ये गैर मामूली मुनाफे को ज़ाहिर कर रही है। आपने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने और सिंपल एक एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना है, और उसके मिनिमम पे कता करता हुआ मार्जिन कॉस्ट कर्व चला जाएगा। कर्व्स में, पॉइंट्स में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखें कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। कर्व्स के नाम आपको सही पता हो कि पहले वाला जो यू शेप कर्व बनाया वो एवरेज कॉस्ट है, उसको जो मिनिमम पे कता करके ऊपर जा रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट है, नाम सही लिखने हैं आपने। इसी तरह से जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है उसमें से ऊपर वाला कर्व एवरेज रेवेन्यू और नीचे वाला मार्जिन रेवेन्यू है। फर्म के तवाज़ुन की शर्त याद रखनी कि MC का कर्व ऊपर चढ़ते हुए MR के ख़त को जहाँ कता करेगा ये है नुक्ता E। इस नुक्ते पे अपना पेन रखेंगे आप, इसको E लिख देंगे इक्विलिब्रियम, इससे लाइन नीचे को खींचेंगे तो ये क्वांटिटी पता चल जाएगी। इसी से ऊपर को लाइन ड्रॉ करते हुए एवरेज रेवेन्यू तक ले जाए, नुक्ता A तक, और वहाँ से हम यूँ भी बता सकते हैं इतनी प्राइस है, लेकिन चूँकि हमने वैल्यूज़ लिखनी होती है एक्सिस के ऊपर, तो आप A से लाइन डॉटेड लाइन ले जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ और वहाँ P लिख देंगे, यानी ये है इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है, उसकी पर यूनिट प्राइस कहलाएगी। अब इसी लाइन ने रास्ते में जहाँ एवरेज कॉस्ट को कता किया नुक्ता B पर, आप वहाँ से पेन रखेंगे और इसको वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे, ये है इसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम वाई एक्सिस पे यहाँ से देखें तो इस प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट है OC और प्राइस कितनी है पर यूनिट OP, यानी चीज़ की लागत जो है वो OC है और वो कीमत किस कीमत पर फ़रोख्त हो रही है, OP पर। कीमत ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो डेफिनेटली इस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये है पर यूनिट, एक यूनिट का CP है प्रॉफिट, और टोटल जो यूनिट है OQ स्टार है उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये पूरा जो ऊपर शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है CPAB, ये पूरा इस फर्म का प्रॉफिट है। जब भी इस तरह का लेक्चर आप अटेंड करें, एक दफ़ा वैसे ही सुन लें, फिर आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, उसको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको खुद ड्रॉ करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दूसरे नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन अपने जहन में रखनी है कि जब एवरेज कॉस्ट और प्राइस आपस में बराबर होते हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एवरेज कॉस्ट का कर्व पहले ना बनाएं, आप MC का कर्व बना लें इक्विलिब्रियम पे, यहाँ से नीचे लाइन लेके आएँ तो ये क्वांटिटी है, ऊपर लाइन लेके जाएंगे एवरेज रेवेन्यू पे टच करेगी A पॉइंट पे, और वाई की तरफ आप ले जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ P, ये है प्राइस। चूँकि हम कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर होते हैं, तो अब आपने एवरेज कॉस्ट का कर्व आप ड्रॉ करना है और उसको ऐसे ड्रॉ करना है कि वो नुक्ता E पर टच करके
इस तरफ को चला जाए। इस बुक में ये थोड़ी सी ड्रॉ होने में मिस्टेक हुई है, आप इसको ए के बाद भी मज़ीद थोड़ा सा नीचे को ला के फिर ऊपर लेके जाएं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि एमसी का ख़त हमेशा एसी के ख़त को उसके मिनिमम पे कता करता है। तो ये ड्रॉ करते हुए आपने थोड़ा सा इसको ख्याल करना है, करेक्ट बनाना है इसे। तीसरी जो सूरत हाल है वो है कि कॉस्ट हैं फर्म्स की, जो एवरेज कॉस्ट है उसकी थोड़ी सी उसकी कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो रही होगी, तो फर्म को ऐसी सूरत में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके सामने डायग्राम है। अगेन हम इसमें बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें ड्रॉ कर दिया, और इसके ड्रॉ करने की रीज़न ये है कि फर्म इतने लॉस पर भी इसलिए चल रही है क्योंकि उसका एवरेज वेरिएबल कवर हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं सेम आपको यही गाइड करूँगी कि आप एमसी का कर्व पहले बना लें, एमआर को एमसी कता करेगा, यहाँ से पॉइंट नीचे लेके आए, क्वांटिटी आ जाएगी, और इसी लाइन को ऊपर एवरेज रेवेन्यू पे लेके जाएंगे और वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे, तो ये आपकी हो जाएगी प्राइस। यहाँ आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे से ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन चूंकि हमने एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट निकालनी होती है, एवरेज कॉस्ट का कर्व थोड़ा ऊपर ड्रॉ किया है, एवरेज रेवेन्यू को वो टच नहीं कर रहा। अब हमारी जो वर्टिकल लाइन थी क्यू स्टार ए बी वाली, उस लाइन को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एवरेज कॉस्ट अटैच करवाएंगे और उसको वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे। ये है कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट और प्राइस का जो डिफरेंस है, जो कि लॉस शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस कम होगी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ये माइनस में आंसर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। तो ये लॉस है सी पी, और टोटल जितनी ये प्रोडक्शन है इसके ऊपर जो टोटल लॉस है वो है सी पी सी बी ए। किसी भी आप मूवमेंट में पढ़ लें, ए बी सी पी पढ़ लें, पी सी बी ए पढ़ लें, जैसे भी इसको आपने मेंशन करना है। ये है इस फर्म को जो लॉस फेस हो रहा है उसको हम कहेंगे। ये 3 सिचुएशंस हमने पढ़ी हैं, गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा और इसकी जो लॉसेस हैं। अब लॉन्ग रन की जब बात करेंगे कि लॉन्ग रन में ज़रा दराना मुकाबले के तहत फर्म का तवाज़ुन कैसा होता है, ये सिचुएशन किसी हद तक मुकम्मल मुकाबला से इसलिए मिलती है क्योंकि प्रोडक्ट्स के सब्सिट्यूट मौजूद है। अगर एक फर्म शॉर्ट रन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रही है, दूसरी फर्म्स भी उसी से मिलता जुलता या उसका सब्सिट्यूट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, कस्टमर्स शेयर हो जाएंगे आपस में, इंडस्ट्री की टोटल, इंडस्ट्री नहीं आप ग्रुप कह सकते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप की टोटल पैदावार बढ़ जाएगी, कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो फर्म्स तमाम की तमाम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाएंगी। इसमें आपने बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है डायग्राम, सिर्फ कॉस्ट कर्व के साथ लॉन्ग रन लिख देना, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि पहले एम सी एम आर आप बना लेंगे, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, एवरेज रेवेन्यू पे लेके उसकी प्राइस डिटरमिन कर लेंगे और उसी प्राइस के ऊपर ही वहीं से एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे ताकि एवरेज कॉस्ट और प्राइस आपस में बराबर रह जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, और यहाँ पर फर्म्स जो हैं जितनी भी, वो तमाम की तमाम फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ज़रा दराना मुकाबला क्या है, इससे क्या मुराद है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फर्म का तवाज़ुन बताएं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, तो फिर आप शॉर्ट रन की अलग और लॉन्ग रन की अलग डायग्राम बना के इस कंप्लीट टॉपिक को अटेंड करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सवाल आ सकता है, तो उस हवाले से आपने 4 या 5 मार्क्स का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपल्सरी, उसके हवाले से अगर इसमें से कुछ आता है तो कोशिश करेंगे अगर आप डायग्राम बना सकते हैं लाजमन बनाएं, फिर उसके 4 या 5 जितने भी आपको मैक्सिमम मार्क्स उसमें से मिलेंगे। हमारे 1-2 टॉपिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएं स्टूडेंट्स, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो स्टैट्स का पोर्शन है उसके कोई 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, तो वो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और आप इसकी साथ साथ चूँकि तैयारी जो है एग्जामिनेशन के हवाले से साथ साथ करें, पिछले पेपर्स में से ज़रूर देखें क्वेश्चंस कैसे आने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि टेस्ट उस तरह से नहीं लिए जा सकते आपके जैसे कि क्लास में होते हैं। तो आप अपने तौर पर इसकी डायग्राम्स की और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और प्रीवियस पेपर्स में से क्वेश्चन देख के उनकी प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।